नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानार्जन में। और आज हम आपको बताएंगे पदबंध के बारे में। तो आइए हम पदबंध का आरंभ करते हैं। पहले हम जानते हैं शब्द के बारे में। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थात जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखते हैं जो किसी अर्थ को प्रस्तुत करते हो तो वह शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: लड़की, आम, राम और रावण। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद कहलाते हैं। अब आप सोचेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद क्यों कहलाते हैं? तो विद्यार्थियों, एक शब्द अपने अंदर बहुत से अर्थों को रखता है, परंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह एक निश्चित अर्थ को प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। इसीलिए वाक्य में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय का होना अनिवार्य है। किसी भी वाक्य में हम उद्देश्य का भी विस्तार कर सकते हैं और विधेय का भी विस्तार कर सकते हैं। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। लड़की आम खाती है। लड़की पीला आम खाती है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। वह लड़का पुस्तक पढ़ता है। राम ने रावण को मारा। राम ने क्रूर रावण को मारा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रकार के वाक्य को हमने विस्तार करके दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास भी इसमें किया है। पदबंध के बारे में, तो विद्यार्थियों, पदबंध क्या है? पदबंध दो शब्दों पद और बंध का संयोजन है। पद अर्थात वाक्य में प्रयोग होने वाला शब्द, और बंध मतलब बांधना। अर्थात जब हम शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। और उसमें उद्देश्य का विस्तार उपवाक्यों के माध्यम से और विधेय का विस्तार भी उपवाक्यों के माध्यम से किया जाता है। आइए अब हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम ने रावण को मारा, इससे भी हमारा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, परंतु यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार करते हुए उसके आगे दशरथ पुत्र लगाया गया है। इसी प्रकार से मेरे घर के सामने लगा हुआ आम का पेड़ सूख गया। आम का पेड़ सूख गया, इससे भी हमें पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, परंतु यहाँ भी उद्देश्य का विस्तार करते हुए मेरे घर के सामने लगा हुआ उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम अपने वाक्यों में उद्देश्य और विधेय का विस्तार उपवाक्यों के माध्यम से करते हैं। पदबंध के भेद के बारे में। हिंदी व्याकरण में हम 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये 5 प्रकार के शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो जो पदबंध के भेद है वह भी इन्हीं शब्दों के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। संज्ञा शब्दों को संज्ञा पदबंध, सर्वनाम शब्दों को सर्वनाम पदबंध, विशेषण शब्दों को विशेषण पदबंध, क्रिया शब्दों को क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण शब्दों को क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर हमारे पदबंध के 5 भेद होते हैं। हमारा पहला पदबंध है संज्ञा पदबंध। तो आइए अब हम इसको विस्तार से जान लेते हैं। संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पदबंध का अंतिम और शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और बाकी अन्य पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अगर आप रेखांकित पदों पर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रेखांकित पद है उसका अंतिम शब्द राजा दशरथ है, और राजा दशरथ संज्ञा के अंतर्गत आता है। अतः ये हमारा एक संज्ञा पदबंध होगा। और पूरा वाक्य जो है वो राजा दशरथ के लिए कहा गया है कि उनके 4 पुत्र थे, अतः वह शीर्ष और मुख्य पद है और बाकी सारे पद जो है वो उन पर आश्रित हैं, इसीलिए हमारा संज्ञा पदबंध होगा। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य आप देख लीजिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। रेखांकित पदों का अंतिम पद गुब्बारा है जो कि एक संज्ञा शब्द है, अतः यह भी संज्ञा पदबंध होगा। हमारा तीसरा वाक्य है, मेरा मित्र महेश बीमारी के कारण बहुत कमजोर हो गया है।
रेखांकित पदों का अंतिम पद महेश है, जो कि एक संज्ञा पदबंध है, अतः यह भी संज्ञा पदबंध ही होगा। तो इस प्रकार से संज्ञा पदबंध क्या है? यदि किसी भी पदबंध में रेखांकित पदों का अंतिम और शेष शब्द संज्ञा के अंतर्गत आता है तो वह संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम पदबंध के बारे में। सर्वनाम पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करें, सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। आइए अब हम इसको कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं। कमला नगर में रहने वाले आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। विद्यार्थियों, अगर आप इन तीनों ही पदबंधों पर ध्यान देते हैं तो इनका अंतिम और शीर्ष शब्द आपने, कुछ और कोई, यह सर्वनाम पद के अंतर्गत आते हैं, अतः ये सभी पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। अब हमारा अगला पदबंध है विशेषण पदबंध। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अतः कोई भी पदबंध यदि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए, पड़ोस के गांव का लड़का बहुत मेहनती और ईमानदार है। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उपयुक्त वाक्यों में जितने भी रेखांकित शब्द हैं वह विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः यह विशेषण पदबंध कहलाएगा। अगला पदबंध है क्रिया पदबंध, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिया का अर्थ है कार्य। यदि कोई भी पदबंध जिसमें किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो वह क्रिया पदबंध का कार्य करता है। उदाहरण के लिए, सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाजा खोला जा सकता है। जब मैं घर पहुंचा तब सब सो रहे थे। उपयुक्त सभी वाक्यों में जो रेखांकित पद है वह क्रिया का कार्य कर रहे हैं, अतः यह क्रिया पदबंध कहलाएगा। विद्यार्थियों, हमारा अंतिम और पांचवा पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। अभी आपने विशेषण के बारे में जाना जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता को दर्शाते हैं। अतः जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मूलतः क्रिया विशेषण हमारे चार प्रकार के हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। आइए अब हम क्रिया विशेषण पदबंध के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलना क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता को दर्शा रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक इसी प्रकार से मोहन चलते चलते गिर गया। गिरना क्रिया है और चलते चलते उसकी विशेषता को दर्शा रहा है। मैं आज बहुत खेला। खेलना क्रिया है और बहुत उसकी विशेषता को दर्शा रहा है, अतः यह भी क्रिया विशेषण है। तो उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे, चलते चलते और बहुत शब्द क्रिया की विशेषता को दर्शा रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण कहलाएंगे। विद्यार्थियों, पदबंध के अंतर्गत हमने आज संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण पदबंधों को पढ़ा। आइए अब हम इसका कुछ अभ्यास कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों में से पदबंध के भेद पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य, बिना देखे सड़क पार करने वाले बच्चे को चोट आई है। यहाँ पर रेखांकित वाक्यों में अंतिम और शीर्ष शब्द बच्चे एक संज्ञा पद है, अतः यह संज्ञा पदबंध होगा। दूसरा वाक्य, मेरी मौसी के बच्चे आज हमारे घर आएंगे। आज क्रिया विशेषण पद है, अतः यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होगा। बाहर से आए हुए छात्रों में से कुछ मांसाहारी हैं। कुछ सर्वनाम पद है, अतः यहाँ सर्वनाम पदबंध होगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले राजा की स्थिति सही नहीं थी। शेर की तरह दहाड़ने वाले वाक्यांश राजा के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः यह विशेषण पद का कार्य कर रहे हैं, तो विशेषण पदबंध होगा। इस गली का सबसे बड़ा मकान मेरा है। बड़ा मकान, तो बड़ा शब्द जो है
वह मकान की विशेषता को दर्शा रहा है, अतः यहाँ विशेषण पदबंध होगा। मुझे एक सुंदर और मजबूत पेन चाहिए। पेन संज्ञा पद है, अतः संज्ञा पदबंध होगा। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। सोते सोते क्रिया विशेषण है, अतः यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होगा। वहां कौन बैठा है? कौन सर्वनाम पद है, अतः सर्वनाम पदबंध होगा। मेरे मित्रों में से आप भी एक हैं। आप सर्वनाम पद है, अतः सर्वनाम पदबंध होगा। परिश्रम करने वाले तुम परीक्षा में प्रथम आए। यहाँ पर परिश्रम करने वालों की विशेषता को दर्शाया गया है, तो ये विशेषण का कार्य कर रहा है, अतः ये विशेषण पदबंध होगा। विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पदबंध बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।